सभी को डॉक्टर राजीव रंजन का नमस्कार। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा रूमेटॉयड अर्थराइटिस के बारे में। रूमेटॉयड अर्थराइटिस, जिसको आरए बोलते हैं, इसको हिंदी में गठिया बात और गठिया बाह भी बोलते हैं। ये बीमारी बहुत ही कॉमन है। रूमेटॉयड अर्थराइटिस से जोड़ों में सूजन और दर्द होता है। ये हाथ और पैर के जॉइंट्स में डैमेज कराता है और धीरे धीरे टेढ़ापन कराने लगता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको रूमेटॉयड अर्थराइटिस के बारे में एक मरीज को क्या जानना चाहिए, क्या एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, सब कुछ इसके बारे में आज बताऊंगा मैं आपको। पहले दोस्तों आपको जानना है कि रूमेटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी क्या होता है। रूमेटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी दोस्तों एक ब्रांच है, मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जो कि इम्यूनिटी जैसी बीमारियों को ठीक करता है और कंट्रोल करता है। इम्यूनिटी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत सारे इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करती है। कभी कभी ये इम्यूनिटी ख़राब हो जाती है। जब ये इम्यूनिटी हमारी बॉडी को डैमेज करने लगती है तो उसको ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं। जब ये इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है तो आपको बार बार इन्फेक्शंस होता है। रूमेटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी ये ऑटो इम्यून बीमारियाँ और इम्यूनिटी से जितनी भी बीमारियाँ हैं उससे डील करती है। मैं आपको अचानक से रूमेटोलॉजी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों रूमेटॉयड अर्थराइटिस आप अगर रूमेटोलॉजी ब्रांच में नहीं जाके दिखाएंगे तो आपका इलाज सही नहीं होगा। जैसे कि होता है क्या, कार्डियोलॉजिस्ट वो हार्ट की बीमारियों को देखते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट क्या होते हैं, नेफ्रोलॉजी बीमारी मतलब किडनी की बीमारियों को देखते हैं। न्यूरोलॉजी ब्रेन की बीमारियों को देखते हैं। तो अगर आपको किडनी की बीमारी है तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, अगर आपको हार्ट की बीमारी है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आपको रूमेटॉयड अर्थराइटिस होता है तो आप या तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाते हैं या फिजिशियन के पास जाते हैं। इसीलिए आपका प्रॉपर इलाज पहला स्टेप ही गलत होने लगता है। तो जैसे ही आपको रूमेटॉयड अर्थराइटिस पता चलता है तो आपको रूमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। इसीलिए ये स्लाइड मैंने इस वीडियो में डाला कि आपको जानना चाहिए कि इम्यूनोलॉजिस्ट कौन होते हैं और रूमेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी डिटेल बता रहा हूँ वो मैं डॉक्टर राजीव रंजन हूँ। बहुत सारे व्यूअर्स मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते हैं मैं एक रूमेटोलॉजिस्ट हूँ और दिस आर माय क्वालिफिकेशन, जहाँ मैंने रूमेटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी में बहुत सारी डिग्रियाँ ली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूमेटॉयड अर्थराइटिस के बारे में। लेकिन दोस्तों, रूमेटॉयड अर्थराइटिस के बारे में जानने से पहले आपको एक बेसिक चीज़ जानना है कि अर्थराइटिस है क्या। व्हाट इज़ अर्थराइटिस? गठिया, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, अर्थराइटिस और गठिया एक ही चीज़ है। अर्थराइटिस अंग्रेजी वर्ड है, उसको हिंदी में हम गठिया बोलते हैं अपने देश में। अर्थराइटिस का मतलब होता है जॉइंट में दर्द या सूजन होना। अगर आपके जॉइंट्स में दर्द हो रहा है या सूजन हो रहा है या दोनों हो रहा है, दर्द भी हो रहा है सूजन हो रहा है, इसको हम अर्थराइटिस बोलते हैं। क्लियर हुआ? अर्थराइटिस और गठिया मतलब जोड़ों में दर्द और सूजन हुआ। अर्थरैल्जिया वर्ड बोलते हैं कि सिर्फ दर्द हो रहा है, सूजन नहीं आया। तो आपके अगर जॉइंट में सिर्फ दर्द है, कभी सूजन नहीं आया है, तो उसको अर्थरैल्जिया बोलते हैं। ये दो वर्ड क्लियर कर लें कि अगर जॉइंट में अगर दर्द है और सूजन है तो उसको अर्थराइटिस बोलते हैं, अगर सिर्फ दर्द है तो उसको अर्थरैल्जिया बोलते हैं। दोस्तों, अर्थराइटिस एक सिर्फ टर्म है, ये 100 से भी ज़्यादा बीमारियों से होते हैं। तो सिंपल भाषा में मैं मरीजों को समझाता हूँ कि दोस्तों, जैसे बुखार तो कई कारणों से हो सकता है, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, कोविड। तो वैसे ही अर्थराइटिस कई सारी बीमारियों से आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है। यूजुअली जब हम अर्थराइटिस को डिवाइड करते हैं तो 4 प्रकार में जनरली डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट बोलते हैं कि इन्फ्लामेशन हो रहा है, आपकी जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो इन्फ्लामेशन कराने वाली जो चीज़ होती है इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी जब हमारे बॉडी के जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन कराती है उसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं। तो अर्थराइटिस सबसे ज़्यादा जो कॉमन कारण होता है वो है ऑटो इम्यून बीमारियाँ, इन्फ्लामेशन वाली बीमारी, जिसको हम सूजन वाली गठिया भी बोलते हैं। दूसरा कारण होता है इन्फेक्शन वाली, कभी टीबी हो गया, कभी बैक्टीरिया हो गया, कभी वायरस हो गया, तो इन्फेक्शन वाली अर्थराइटिस बोलते हैं इसको। तीसरा डिजेनरेशन बोलते हैं। डिजेनरेशन मतलब जैसे जैसे आपकी एजिंग बढ़ती है तो कुछ पार्ट जॉइंट्स के जो होते हैं वो टूटने लगते हैं, डिजेनरेट करने लगते हैं, तो उसको हम डिजेनरेटिव अर्थराइटिस बोलते हैं। कभी कभी चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, स्पोर्ट्स इंजरी हो गया, तो उसके कारण भी पोस्ट ट्रॉमेटिक अर्थराइटिस होता है, तो वो भी एक पार्ट ऑफ डिजेनरेशन वाली गठिया होती है।
चौथा क्रिस्टल्स बोलते हैं। यूरिक एसिड का नाम आपने सुना होगा। सो यूरिक एसिड एक क्रिस्टल है जो अचानक से गठिया कराता है। तो यूजुअली बोर्ड मतलब ऐसे तो 100 से भी ज़्यादा गठिया होते हैं, लेकिन अगर एक बड़े बड़े पार्ट में हम डिवाइड करें तो ये 4 पार्ट में यूजुअली हम पढ़ाने के लिए बताते हैं। आरए और रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है, जिसको हम गठिया बात भी बोलते हैं, गठिया बा भी बोलते हैं। तो दोस्तों पहले आप समझो ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है। सेकंड, ये एक क्रोनिक बीमारी है। क्रोनिक कहने का मतलब कि आपके जोड़ों में सूजन अगर 6 हफ्ते से ज़्यादा होगा, और ये ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग एक बीमारी होती है, आपको हमेशा रहती है, जड़ से हमेशा नहीं जाती है। कुछ ही लोगों में चली जाती है वो, लेकिन यूजुअली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में ये लाइफ लॉन्ग बीमारी है। जब भी किसी भी मरीज को 6 हफ्ते या उससे ज़्यादा जोड़ों में दर्द हो तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस हम सोचते हैं। कोई भी मरीज़ अगर 1-2 दिन का दर्द लेके आता है तो उसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस यूजुअली नहीं होता है। इन्फ्लामेशन इन द जॉइंट्स, मतलब आपके यहाँ जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन को दोस्तों अगर सरल भाषा में समझे तो इसको हम समझ सकते हैं कि एक आग की तरह है, फायर की तरह। अगर आपके जॉइंट में फायर लग जाए, कोई माचिस की तीली लगा दी जाए इंटरनल जॉइंट्स में, तो उसमें इन्फ्लामेशन होने लगता है, मतलब आग लगने लगती है। सो वो क्या होगा, आग धीरे धीरे जॉइंट को डैमेज करेगा। अगर ये आग को कंट्रोल ना करें, इन्फ्लामेशन को ये कंट्रोल ना करे जॉइंट से, तो ये धीरे धीरे बॉडी में स्प्रेड करता है और दूसरे ऑर्गन को भी ख़राब करता है। दोस्तों अगर बात करें प्रिवैलेंस की कि हमारे कंट्री में कितना प्रिवैलेंट है, तो देखो एक सिंपल भाषा में बताया जाता है कि 1000 लोगों में से 7 लोगों को ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। तो ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। सो रूमेटॉइड अर्थराइटिस सबसे कॉमन बीमारी है, इसीलिए इस वीडियो पे आज मैं बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या आपके फैमिली मेम्बर में किसी को भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, आपके किसी भी दोस्त यार किसी को भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, और ये बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में मैं बताऊँगा। ये बीमारी महिलाओं में ज़्यादातर देखी जाती है, 2 से 3 गुना ज़्यादा महिलाओं में होता है, पुरुष में कम होता है महिलाओं की अपेक्षा। और ज़्यादातर ये बीमारी हम देखते हैं पहले 40 से 60 साल में देखी जाती थी, लेकिन आजकल दोस्तों जो ट्रेंड बना है, नया ट्रेंड, रिसेंट ट्रेंड में देखा जा रहा है कि ये 30 से 50 साल में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। लेकिन कोई भी एज बच नहीं पाया है दोस्तों। इनफैक्ट बहुत सारे मेरे मरीज़ हैं जिनकी एज 16 साल से पहले है। तो बच्चों में भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, जिसको हम JIA बोलते हैं, जुवेनाइल इडियोपैथिक अर्थराइटिस, वो कभी और समझा दूंगा। सो बच्चों में भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसे लक्षण होते हैं। बुजुर्ग में भी 60 साल के ऊपर भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस होते हैं, लेकिन कॉमनली हम जो देखते हैं 30 से 50, 30 से 60 साल में ये सबसे ज़्यादा ये बीमारी होता है। अब दोस्तों समझते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस हमारे जॉइंट्स को डैमेज कैसे कराता है, टेढ़ापन कैसे करा देता है। ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस कैसे हमारे जॉइंट्स को बहुत इतना सूजन कराता है और धीरे धीरे हड्डियां टेढ़ी क्यों हो जाती हैं। अगर आप पहले डायग्राम में देख रहे हैं तो ये हमारा फर्स्ट डायग्राम जो है ऊपर वाला, जो लेफ्ट हैंड साइड ऊपर वाला है, तो ये नॉर्मल जॉइंट का स्ट्रक्चर है। नॉर्मल जॉइंट का स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि 2 बोन हड्डियाँ आती है, वो इनके चारों तरफ साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, अंदर एक जो ग्रीस होती है जिसको साइनोवियल फ्लूइड भी हम बोलते हैं, तो और बोन के ऊपर एक कार्टिलेज लाइन अप होता है। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। जब रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है तो दोस्तों यहाँ इम्यूनिटी के जो सेल्स है ये जाके साइनोवियम में सूजन कराने लगते हैं, जिसको हम साइनोवाइटिस मेडिकल टर्म में बोलते हैं। सो साइनोवाइटिस पहले होता है, तो पहले इन्फ्लामेशन स्टार्ट होता है साइनोवियम में, फिर ये धीरे धीरे हमारे कार्टिलेज को डैमेज करने लगते हैं और बोन को डैमेज करने लगते हैं। सो राइट हैंड अपर साइड में आप देख सकते हो कि ये बोन धीरे धीरे फ्यूज भी होने लगता है, जुड़ने लगता है, जिसको हम बोलते हैं कि बोन टेढ़ा हो गया है। तो बोन जुड़ने के बाद जो टेढ़ापन आता है दोस्तों, वो फिर ठीक नहीं हो पाता है। सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बोन डैमेज के पहले ही अच्छे से इलाज करा लिया जाए, बोन टेढ़ापन होने से पहले अच्छे से इलाज करा ले और टेढ़ापन से बचे। इनफैक्ट एक बार टेढ़ापन आ गया तो दूसरे जॉइंट में भी टेढ़ापन होने के रिस्क बढ़ जाते हैं, तो वैसे भी मरीजों को रेगुलर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। दोस्तों अब रूमेटॉइड अर्थराइटिस अर्ली फीचर क्या होते हैं, देखोगे कि आप यहाँ हमारे हाथ के जो जितने भी स्मॉल जॉइंट्स हैं, जो हाथ के जॉइंट हो गए, रिस्ट हो गए, केहूनी हो गया, शोल्डर हो गया, घुटना हो गया, पैर के छोटे छोटे जॉइंट्स है, ये किसी भी जॉइंट्स में होने लगता है। यूजुअली मल्टीपल जॉइंट्स में होता है। मल्टीपल मतलब जब भी ये सिम्टम लक्षण होते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के, तो 5 और 5 से ज़्यादा जॉइंट्स अफेक्ट हो सकते हैं बॉडी में।
और ये सबसे पहले आपका जो पहला लक्षण होता है, जो हम बोलते हैं कि अर्लीस्ट सिम्टम जो आता है, वो है मॉर्निंग स्टीफनेस। जैसे ही आप बेड से उठते हैं सुबह सुबह, तो आपको सबसे पहले आपको स्टीफनेस, जकड़न या पेन आने लगता है। और ये पेन, स्टीफनेस यूजुअली दोस्तों आधे घंटे से ज़्यादा दर्द रहता है। तो अगर किसी को भी आधा घंटे से ज़्यादा सुबह में उठने के बाद जकड़न और स्टीफनेस रह रहा है, तो ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस का सबसे अर्लीस्ट और सबसे पहला सिम्टम और लक्षण होता है दोस्तों। उसके बाद फिर धीरे धीरे आपके जॉइंट्स में रेडनेस आने लगता है, लालपन आने लगेगा, गरम गरम हाथ लगने लगता है, फिर जॉइंट्स में स्वेलिंग आने लगता है, फिर आप मुट्ठी नहीं बंद कर पाते हो, आप डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर पाते हो, चलना फिरना, बैठना उठना सब कुछ मुश्किलें आने लगती है। उसके अलावा दोस्तों जॉइंट्स में तो ये सिम्टम कराता ही है, क्योंकि ये एक इन्फ्लामेशन, और जैसा कि मैंने बताया कि एक आग की तरह है, तो उसके अलावा और भी लक्षण होते हैं। जैसे क्या हो सकता है, आपके आँखों में सूजन आ सकता है, जिसको ड्राइनेस हम बोलते हैं, ड्राई आइज़ हो सकते हैं, मुंह में सूखापन हो सकता है, आपको थकान जल्दी होने लगती है, कुछ भी आप काम करोगे तो तुरंत थक जाओगे, हल्का हल्का बुखार लगने लगेगा, हर समय आपको लगेगा कि अंदर से बॉडी बहुत ही गर्म है, आपके स्किन पे या जॉइंट के आसपास गांठ बनने लगती है। इसीलिए इस बीमारी को गठिया बाई बोलते हैं, क्योंकि गांठ बनने लगती है, धीरे धीरे लम्स बनने लगते हैं। और फिर जब कभी कभी जब ये जॉइंट्स में होता क्या है कि हमारे जोड़ों के बीच में से साइड में से नस भी जाती हैं, तो नसों में भी दबाव आने लगता है, जिसके कारण आपको सुनपन, झंझनाहट भी हाथ पैरों में आ सकता है। आपकी भूख मिट जाती है, नींद चली जाती है, आपको स्ट्रेस होने लगता है और आप डिप्रेस हो जाते हो। दोस्तों जॉइंट्स में तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस डैमेज करता है, ये आपको अच्छे से पता हो गया होगा, लेकिन जॉइंट्स के अलावा, जिसको हम एक्स्ट्रा आर्टिकुलर, मतलब जॉइंट्स के अलावा भी दूसरे ऑर्गन को, दूसरे हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, उनको भी ये डैमेज करता है। जैसे कि ब्लड वेसल, ये धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट करने लगता है ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल में वैस्कुलाइटिस, सूजन वाली नसों की सूजन की बीमारी भी करा सकता है। आँखों में ड्राइनेस होने लगता है, रेडनेस होने लगता है, विज़न भी आपका ख़राब हो सकता है। हार्ट की बीमारी में हार्ट अटैक सबसे कॉमन कारण है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में डेथ का। सो हार्ट अटैक भी बहुत कॉमन होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के मरीजों में। साथ साथ में दोस्तों फेफड़े में भी डैमेज होने लगता है, और एक तरह का लंग डिजीज़, जिसको हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ बोलते हैं, लंग में फाइब्रोसिस होने लगता है, आपको बार बार खांसी आएगा, सांस फूलने लगेगा, तो ये फेफड़े को भी डैमेज कर सकता है। दोस्तों अब बहुत बार मरीज़ मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्यों हुआ, क्या कारण है, मैं तो बिल्कुल सही थी, सब कुछ लाइफस्टाइल फॉलो कर रही थी, लेकिन फिर भी मुझे रूमेटॉइड अर्थराइटिस अचानक से क्यों हुआ। दोस्तों अगर कोई बोले कि एग्जैक्ट कोई एक कारण क्या है साइंस में, तो क्लियर नहीं है दोस्तों कि एग्जैक्ट एक कोई कारण नहीं मिल पाता है कि क्यों आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ। लेकिन कुछ कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं दोस्तों। रिस्क फैक्टर मतलब कि आप में अगर वो हैं तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो रिस्क फैक्टर में दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन्वायरमेंटल फैक्टर। बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, अगर आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस को बढ़ा सकते हैं। दूसरा हम बोलते हैं जीन्स। कभी कभी देखा जाता है कि आपके फैमिली में रूमेटॉइड अर्थराइटिस की हिस्ट्री है, तो वो जीन्स आपके फैमिली के थ्रू आप में आ सकती है और रिस्क बढ़ सकता है। लेकिन इसका मतलब दोस्तों ये नहीं होता कि आपके सारी फैमिली मेम्बर्स को ही रूमेटॉइड अर्थराइटिस होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके 10 फैमिली मेम्बर हैं तो 1-2 को रूमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ, जीन तो सब में पास करता है, लेकिन बीमारी सब में नहीं होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है हार्मोन्स। दोस्तों फीमेल्स में ज़्यादा ये बीमारी होती है, तो बहुत बार देखा गया है कि फीमेल जो हार्मोन्स होते हैं वो भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस के एक रीज़न बन सकते हैं। चौथा जो इम्पोर्टेंट है आपका लाइफ स्टाइल। दोस्तों अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू या कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, आपका वेट ज़्यादा है, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं है, अनहेल्दी डाइट है, तो ये भी आपके रूमेटॉइड अर्थराइटिस का रिस्क बढ़ा सकता है। दोस्तों रूमेटॉइड अर्थराइटिस को अगर सही समय पे कंट्रोल ना किया जाए तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। जो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं मैंने इसमें बताया है कि पहला कॉम्प्लिकेशंस होता है ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब आपकी हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती है और फ्रैक्चर होने के रिस्क बहुत हाई हो जाते हैं। दूसरा कॉम्प्लिकेशंस हम देखते हैं रूमेटॉइड नोड्यूल्स, मतलब आपकी मल्टीपल प्लेसेस पे जॉइंट के आसपास बहुत सारे गांठें बनने लगती है।
तीसरा जो कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों वो है आँखों में और माउथ में सूखापन होना, जिसको हम कॉमन भाषा में शोग्रेन सिंड्रोम भी बोलते हैं, और ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस में बहुत ही कॉमन है। दोस्तों अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस को कंट्रोल ना किया जाए तो इससे इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। सो रूमेटॉइड अर्थराइटिस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगला जो कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी कलाई में नस दबने लगती है और आपके हाथ में पूरा झंझनाहट आने लगता है और सुनपन होने लगता है, तो जिसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। ये रिस्ट और कलाई के गठिया के कारण होने लगता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। हार्ट की बीमारी जैसे मैंने बताया कि बहुत ही कॉमन है। अगर आपका अर्थराइटिस कंट्रोल ना हो, रूमेटॉइड अर्थराइटिस कंट्रोल ना हो, तो ये इन्फ्लामेशन और ये जो फायर है धीरे धीरे हार्ट में स्प्रेड करती है और हार्ट की बीमारियां भी होने लगती है। लंग्स की बीमारी भी मैंने बताया कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ और लंग का फाइब्रोसिस भी होने लगता है, जिससे आपको बार बार सूखी खांसी और सांस फूलने की समस्या आ सकती है। अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस को कंट्रोल ना किया जाए तो 10 से 20 साल के बाद कभी कभी लिम्फोमा, एक तरह का कैंसर बीमारी है, जो कि लिम्फोमा होने का भी रिस्क बढ़ जाता है। सवाल आता है दोस्तों कि डायग्नोसिस रूमेटॉइड अर्थराइटिस का कैसे किया जाता है। रूमेटोलॉजिस्ट दोस्तों जो कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के एक्सपर्ट हैं, आपको जैसे ही आपको कोई भी लक्षण ऐसे दिखे कि जो कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसे हों जो कि मैंने बताया है, तो आपको तुरंत ही रूमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। रूमेटोलॉजिस्ट दोस्तों आपके सिम्टम्स को सुनते हैं, फिर आपके सारे जॉइंट्स का एक एक करके एग्जामिन करते हैं और फील करते हैं कि उसमें साइनोवाइटिस, इन्फ्लामेशन और गठिया का सूजन तो अंदर नहीं चल रहा है। साथ साथ में वो कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं। दोस्तों ये तीनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपके लक्षण, जॉइंट का एग्जामिनेशन बाय एक्सपर्ट और स्पेशली रूमेटोलॉजिस्ट, फिर आपके खून के जांच, तीनों को मिला के फिर हम बताते हैं कि आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस अभी कितना है, कितना सीवियर है, और उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट दिया जाता है। कुछ ब्लड टेस्ट जैसे आपने सुना ही होगा, रूमेटॉइड फैक्टर जैसे आरए फैक्टर बहुत बार लोग जानते हैं और समझते हैं कि आरए फैक्टर पॉजिटिव मतलब रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये गलत धारणा है दोस्तों। बहुत बार ये नॉर्मली भी हल्का पॉजिटिव आ जाता है, बहुत बार दूसरी बीमारियों में भी आ जाता है। तो ये पॉजिटिव मतलब रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ये धारणा आप हटाएं। दूसरा एक और ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम एंटी सीसीपी बोलते हैं। दोस्तों ये बहुत स्पेसिफिक होता है, मतलब एंटी सीसीपी अगर आपका बहुत हाई आ रहा है तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने के चांसेस ऑलमोस्ट 99% हो जाते हैं। साथ साथ में हम देखते हैं कि ईएसआर और सीआरपी, ये दोनों ब्लड टेस्ट के जांच होते हैं जिससे पता चलता है कि आपके जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन कितना चल रहा है। और बहुत सारे रूटीन टेस्ट जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है, लीवर, किडनी, दूसरे रूटीन टेस्ट भी हम डॉक्टर्स करवाते हैं, क्योंकि अगर जब भी कोई हम दवाई देते हैं तो उसके पहले एक बेसलाइन टेस्ट, आपका सारा लीवर, किडनी फंक्शन सब कुछ पता होना चाहिए कि सब सही है, तभी दवाइयाँ उसकी डोज दी जाती है। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है हमें एक्सरे की, कभी कभी सीटी स्कैन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत बार जब अर्थराइटिस का डाउट होता है और क्लियर नहीं होता है तो एमआरआई की भी ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों अगर बात करें कि रूमेटोलॉजिस्ट इसको मैनेज कैसे करते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। सो मेडिकेशंस पहले आता है, जो दवाइयाँ होती हैं दोस्तों उसमें पहला होता है पेन किलर, दूसरा होता है स्टेरॉइड्स। लेकिन दोस्तों ये दवाइयाँ टेम्पोररी है, मतलब कि ये मेन ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं होता है। आपको दर्द ज़्यादा है तो दर्द की गोली दे दिया, आपको सूजन, इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा होता है तो स्टेरॉइड दे दिया, क्योंकि दर्द की गोली और स्टेरॉइड ये तुरंत आपको दर्द और सूजन कम करता है, तो ये टेम्पोररी है। लॉन्ग टर्म में जनरली पेन किलर और स्टेरॉइड नहीं दिए जाते हैं, और दिए भी जाते हैं तो बहुत कम और धीरे धीरे बंद करने की कोशिश की जाती है। जो मेन दवाइयाँ होती हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस की उसको हम डीमार्ट्स बोलते हैं, मतलब डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। इसमें क्लियरली नाम से ही पता चल रहा है कि ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस को धीरे धीरे मॉडिफाई करता है, कम करता है और कंट्रोल करता है। ये मेन प्रॉपर अर्थराइटिस की दवाइयाँ होती है। इसमें दोस्तों 30 से भी ज़्यादा दवाइयाँ आ गई हैं आजकल, और हर दिन हर महीने कुछ ना कुछ नई दवाइयाँ आते रहती हैं रिसर्च में। डिपेंड करता है। बहुत बार मरीज़ पूछते हैं कि सर मुझे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, चैट से, और पूछते हैं कि मैं कौन सा दवाई लूँ, मेरा आरए फैक्टर इतना है, मैं कौन सा दवाई लूँ। ये किसी भी रूमेटोलॉजिस्ट, किसी भी डॉक्टर के लिए संभव नहीं है बताना, क्योंकि दवाइयाँ डिपेंड करती है पहला कि आपके कौन से स्टेज में रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, दूसरा कितना सीवियर है, ठीक है,
तीसरा, आपके सारे ब्लड टेस्ट कैसे हैं, लिवर किडनी फंक्शन। दूसरे क्या है, आपकी एज क्या है, उम्र के अनुसार भी दवाइयाँ कुछ ऊपर नीचे होती है। चौथा, आपकी मेडिकल कंडीशन और क्या है, कोई और बीमारी तो नहीं है, कोई हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, डायबिटीज़, थायराइड। सो बहुत सारे फैक्टर्स को देख के फिर कौन सी दवाई, इन 30 दवाई और 30 से भी ज़्यादा जो डिमांड है उसमें से चूज़ की जाती है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। जो कॉमनली दवाई यूज़ की जाती है दोस्तों वो मेथोट्रेक्सेट फर्स्ट लाइन थेरेपी होता है। जो कॉमन डिमांड्स होते हैं मेथोट्रेक्सेट, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, लेफ्लुनामाइड, सल्फासेलाजिन। नए जनरेशन की जो दवाइयाँ हैं दोस्तों, जैक इनहिबिटर्स बोलते हैं जिसको टोफासिटिनिब बोलते हैं, या बहुत सारे बायोलॉजिकल डिमांड्स भी अब आ गए हैं जो कि किसी भी सीवियर रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कंट्रोल अच्छे से कर लेते हैं। दोस्तों दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये फैक्ट है, लेकिन इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स से कैसे बचें? क्या साइड इफ़ेक्ट सबको होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। साइड इफ़ेक्ट्स जनरली 5 से 10% लोगों में देखे जाते हैं। यूजुअली कॉमन से रेयर्स भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। कॉमन मतलब लाइक आपके पेट में दर्द हुआ, लूज़ मोशन हुआ, चमड़े में लाल लाल दाने हुए, आपको दवाई सूट नहीं कर रही है। सो ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। बॉडी एक, हेडेक हो सकते हैं, तो ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट। रेयर मतलब कभी कभी सीरियस इन्फेक्शन भी देखने को मिलता है। सो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से कैसे बचा जाए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि आपको बिफोर और आफ्टर ट्रीटमेंट खून का जांच जरूरी होता है। आपने देखा होगा कि रूमेटोलॉजिस्ट सबसे पहले टेस्ट देखते हैं, खून का जांच करते हैं, लिवर किडनी फंक्शन टेस्ट, और कुछ भी ज़रूरत होता है मरीज़ के अनुसार तो जांच लिखते हैं। पहले वो चेक करते हैं, फिर आपको दवाई देते हैं। दवाई जब 1 महीने या कुछ दिनों का देने के बाद वो फिर खून का जांच देखते हैं कि आपकी बीमारी कितनी कम हुई, आपको कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है। दोस्तों ऐसे ही गठिया की दवाई आप खाओगे तो साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो ज़रूरी है कि खून का जांच बीच बीच में कराया जाए, और आपके डॉक्टर जैसे ही आपको बोले, आपके रूमेटोलॉजिस्ट अगर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद अगर कुछ ब्लड की जांच लिखे हैं, कुछ खून का जांच लिखा हुआ है, तो आपको करा के उनसे मिलना चाहिए। अगला जो इम्पोर्टेंट है चीज़ इसमें कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें। बहुत बार दोस्तों कुछ दवाइयाँ दी जाती है 10 दिन की, लोग 10 महीने तक खाने लगते हैं। 1 महीने की दी जाती है, 6 महीना खाने लगते हैं। तो वैसे लोगों को साइड इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि दोस्तों दवाई की जो डोज़ है ना वैरी करता है कि आपकी बीमारी अभी कितनी है तो डोज कितनी चलनी चाहिए। आपकी 3 महीने बाद बीमारी कितनी है तो डोज अब कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो बीमारी की सीवियरिटी के अनुसार डोज ऊपर नीचे होते रहता है। एक ही डोज में एक ही दवाई हर मरीज़ को नहीं दी जाती है। तो कृपया करके अपने से दवाई कुछ भी ना लें और डोज ऊपर नीचे खुद से ना करें, नहीं तो साइड इफ़ेक्ट होने का हाई चांस होता है वैसे मरीजों में। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप कोई वैक्सीन ले रहे हैं, आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, या अपने बच्चे को फीड करती हैं, या आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा है, या कोई और भी बीमारी कुछ भी हो रहा है, तो अपने रूमेटोलॉजिस्ट को, अपने डॉक्टर को ज़रूर ये चीज़ें बताएं दवाई लेने से पहले। बात करते हैं कि और क्या क्या ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं दवाइयों के अलावा। दवाइयाँ तो बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ डाइट बहुत ज़रूरी है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए दोस्तों, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। सो आप मेरे मेडग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है अर्थराइटिस के डाइट के बारे में, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सा डाइट अच्छा देखा गया है साइंस में, कौन सा नहीं देखा गया है, क्या अंडा खाना है, क्या प्रोटीन खाना है, क्या पल्सेस दाल खाने हैं, क्या रोटी चावल खाने हैं। तो सब कुछ आपको वीडियो और साइंटिफिक नॉलेज इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। दोस्तों लाइफ स्टाइल भी बहुत ज़रूरी है। आप कितना फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं, आपके लाइफ में रेस्ट कितना है, आपका स्ट्रेस लेवल कितना है, तो ये सारे फैक्टर्स भी आपके इलाज और आपके ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स पे निर्भर करते हैं। अगर आपका लाइफ स्टाइल अच्छा है तो आपका जो रिस्पॉन्स है ट्रीटमेंट का बहुत अच्छा आता है। इसके साथ साथ दोस्तों ऑक्यूपेशनल और फिज़िकल थेरेपी भी एडवाइस किया जाता है। कभी कभी किसी जॉइंट में स्टीफनेस ज़्यादा रहती है, मसल की स्टीफनेस ज़्यादा होती है, तो वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट की भी हेल्प ली जाती है। योगा और मेडिटेशन का भी कुछ रोल देखा गया है, तो आप योगा और मेडिटेशन का भी हेल्प ले सकते हैं दवाइयों के साथ साथ।
कभी कभी एक जॉइंट में सूजन आ जाए, दर्द बढ़ जाए, तो आप आइस या हॉट पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों को आइस से बेनिफिट ज़्यादा मिलता है, कुछ लोगों को हॉट पैक से ज़्यादा मिलता है। सो ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको हॉट यूज़ करना है या आइस, लेकिन यूजुअली देखा गया है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक इन्फ्लामेशन की बीमारी है, तो अंदर इन्फ्लामेशन होती है, सूजन होता है, दर्द होता है, तो आइस पैक यूजुअली ज़्यादा हेल्प करती है लोगों को। फिजिकल एक्टिविटी में दोस्तों क्या क्या आप कर सकते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूँ मरीजों को, आप आधे घंटे एक सिंपल वॉकिंग करें, स्विमिंग आती है स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें, तो ये सब एक्टिविटी आपके अर्थराइटिस को और कम करेगा। उसके साथ साथ आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन लाइट वेट ट्रेनिंग लें, जेंटल वेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। मसल स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग करें तो उससे आपके मसल स्ट्रेंथ को भी फ़ायदा मिलेगा। उसके साथ साथ योगा मेडिटेशन से आपकी स्ट्रेचिंग में हेल्प मिलेगी, आपका जो रेंज ऑफ मूवमेंट है जॉइंट का वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये सब फिजिकल एक्टिविटी रूमेटॉइड अर्थराइटिस के मरीजों के लिए रिकमेंड की जाती है। दोस्तों, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसे ही लोगों को पता चलता है, मरीज को पता चलता है कि मुझे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो उन्हें एक डिप्रेशन सा फील होने लगता है। जब उनको पता चलता है कि ये एक लाइफ लॉन्ग बीमारी है, मुझे दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी या कुछ सालों, बहुत सालों तक दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, तो उनको डिप्रेशन आता ही आता है, उनके मन में स्ट्रेस आता ही आता है। और स्ट्रेस के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, फाइनेंशियल रीज़न हो सकते हैं या फिर उससे बीमारी से रिलेटेड हो सकते हैं। कभी कभी आपकी बीमारी जब बड़ी रहती है तो आपके मन में भी बहुत स्ट्रेस रहता है और डिप्रेशन होता है। तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करें कि क्यों मुझे स्ट्रेस हो रहा है, क्या रीज़न हो रहा है, तो उन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें। उन चीज़ों को अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कुछ चीज़ें अपने डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करें और उसको सॉल्व करें। अपने आप को कुछ हॉबीज़ में, गेम्स में, म्यूज़िक में भी इन्वॉल्व करें, जिससे आपके माइंड में स्ट्रेस कम हो, आपका माइंड अच्छा रहे। अपने आप को फिज़िकल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व करें, उससे आपके बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज़ होती है जो आपके मूड को और स्ट्रेस को अच्छा रखता है। दोस्तों, अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में अगर कोई भी और भी क्वेश्चन आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में जाके अपना कोई भी क्वेश्चन टाइप करें। मैं कोशिश करूंगा आपके हर क्वेश्चन का आंसर साइंटिफिकली देने की। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें। इस वीडियो को हर रूमेटॉइड अर्थराइटिस मरीज़ के साथ शेयर करें कि उनको एग्जैक्ट और सही चीज़ें पता चले। उनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में एक बेसिक सी जानकारी ज़रूर पता होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।